नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है और रियल एस्टेट को क्या मिला इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप और नरेटको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी। निरंजन सर, आपका स्वागत है। तो बहुत सबसे बहुत पहला सवाल, कैसा लगा बजट? निशा जी, बहुत खुशी होती है आपके साथ संपर्क होने में। और थैंक्स। वित्त मंत्री का काफी बैलेंस बजट रहा। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को भी पूरा रखा। और 2024 एक चैलेंजिंग साल था, जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो सका क्योंकि इलेक्शन के साल था और दूसरे भी स्टेट्स में इलेक्शन भी थी, और उसके हिसाब से काफी उसमें कम हो गया। सो ओवरऑल उनके बावजूद भी उनका ग्रोथ रहा ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात रही कि ये जो बजट है, उन्होंने एक चमत्कार मिडिल क्लास के लिए किया, क्योंकि मिडिल जरूर। क्लास में ये अपेक्षा रही है हमेशा कि वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। और इस समय मोदी जी और वित्त मंत्री भी शायद उनको पूरा प्लीज करने के लिए एकदम उनके हिसाब से उन्होंने राहत दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सरप्लसेस जो मिडिल क्लास के पास रहेंगे, उसके कारण काफी इकोनॉमी को फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये सरप्लस जो होता है उसमें खर्चा बढ़ता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। दूसरी बात रहती है, वो घर खरीदते हैं, उनके ईएमआई थोड़ा बढ़ा के भी दे सकते हैं। तो ये दोनों बात देखे हुए ऐसे लग रहा है कि ये लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन ओवरऑल उनके कारण इकोनॉमी की बढ़ोतरी भी बढ़ सकती है। तो ये दोनों बात बैलेंसिंग जो किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो कह सकते हैं पहले तो बजट के पहले ही एक पे कमीशन का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया और अब हम देख रहे हैं कि आगे जाके टैक्स में भी थोड़ी बहुत छूट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को पुश करने की एक कोशिश उन्होंने की है। लोगों के हाथ में पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या वो घर खरीदेंगे? नहीं नहीं, घर तो खरीद रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में। क्योंकि लास्ट 40 साल से ज्यादा मैं ये लाइन में हूँ, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 12-18 महीने के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग की संख्या कम हो गई। ऐसे कभी नहीं हुआ। हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ोतरी होती है, कम होती है, बढ़ना या ज्यादा होती है, लेकिन कम होती है ऐसे पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग बरस रहा। और मेरे अंदाज से इसको रेक्टिफाई करने के लिए वो मिडिल क्लास को राहत दी है। और दूसरी बात रही है कि पीएमएवाई स्कीम की शुरुआत, पीएमएवाई स्कीम 2 की शुरुआत की है, वो जो ऑलरेडी अनाउंस किया है, और उसको अभी रोल आउट हो गया। उन्होंने बजट में जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके अंदर 60,000 करोड़ रुपया उन्होंने अर्बन एरिया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बाहर रखा है। तो मेरे अंदाज से ये बात सही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है निशा जी? वो है ब्याज के ऊपर। आज की हम्म। तारीख में देखें, 3 साल पहले ब्याज हमारा होम लोन के ऊपर 6.5% था। आज है 8.5-9% ब्याज पर घर के लोन पर मिल रहा है। तो जो ईएमआई बढ़ गया है, 20% बढ़ गया, जो लोग घर लिए थे और ईएमआई बढ़ गया, उसमें बहुत परेशान है। और जो नहीं लेते हैं वो भी घबराते हैं कि कल उठ के ऐसे नहीं हो जाए कि और भी बढ़ जाए। तो ये कारण अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में हमें तकलीफ हुई है। तो मेरे अंदाज से अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में पीएमएवाई स्कीम है, और हम अपेक्षा रखते हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब भी कुछ हमें ब्याज का राहत देगी, इंडस्ट्री को भी देगी और हमें भी देंगी हाउसिंग सेक्टर में। तो ये दोनों बात हम उम्मीद रखें कि आरबीआई गवर्नर भी वित्त मंत्री के डायरेक्शन पर जाएंगे और कुछ राहत भी हमको मिल जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जैसे मैंने सब लोगों से चर्चा की थी बजट से पहले, तो सबका, सारे डेवलपर्स का एक सुर में एक ही कहना था, अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या बदली जाए। लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये व्याख्या नहीं बदल पा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही दिख रही हैं आपको? आई थिंक मेन उनकी आइडिया यही है कि uh, जितने भी आंकड़े दिए हैं, उसके हिसाब से हम जो पैसे निकाल रहे हैं, माना दे रहे हैं, वो हम्म। इस क्षेत्र के लिए पूरा ही हो जाएगा।
लेकिन हाँ, ये क्षेत्र के अलावा दूसरे लोग भी हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, अभी अहमदाबाद के भी भाव बढ़ गए। तो ये सब क्षेत्र में अभी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहा। 45 लाख की जो सीमा रखी है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। तो उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत थी, हमने मांग की है, लेकिन अभी तक उन्होंने माना नहीं। वहीं इनडायरेक्टली हम देखें तो स्वामी फंड 2.0 ये उन्होंने खास अभी अनाउंसमेंट किया इस बजट में। 50,000 घर कह रहे हैं कि लोगों को मिल चुके हैं, उनको उनकी चाबियां मिल चुकी हैं। 40,000 घर दिए जाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आने वाले साल में 1 लाख घर स्वामी फंड के तहत 2.0 के तहत दिए जाएंगे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो चाहते थे कि ये फंड 2023 अगस्त में ही पूरा हो गया था, और हम हम्म। चाहते थे कि उसको फिर मोदी सरकार फिर लेके आए। उन्होंने इमीडिएटली जो मोदी साहब के 3.0 जो सरकार थी, उसमें फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये ऐलान किया कि इन्होंने पीएमएवाई स्कीम को 3.0 से एक्चुअली 2.0 दूसरी बार स्कीम आया है, उसको ऐलान किया। और ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एटलीस्ट जो ठीक है, एटलीस्ट 45 लाख की जो आंकड़े हैं उसके अंदर जो भी घर आते हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, ब्याज का कमित्री हो जाएगा, और होपफुली आरबीआई के साथ में ये भी कम हो जाएगा, तो उनकी परचेसिंग पावर घर खरीदने की बढ़ जाएगी। मतलब क्या ऐसे स्ट्रेस एसेट और भी हैं जो जिनको इनके तहत लाया जा सकता है? नहीं नहीं, वो तो आना ही है, क्योंकि इसमें दो मत नहीं है। जैसे देखा जाए कि सरकार को भी सबको कर देना है, हाउसिंग फॉर ऑल सरकार कह रही है। एक और जो बात रह गई, कदाचित हम समझते हैं कि ये हम्म। सब घर खरीदने की बात है, लेकिन हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग के ऊपर, जैसे अगले साल में वित्त मंत्री ने हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर राहत दी। हम अपेक्षा हम्म। रख रहे थे कि बाकी के क्षेत्र में भी उन्होंने उनका एक राहत आ जाएगा, बाकी सेंटर्स को हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर रेंटल हाउसिंग के ऊपर कुछ राहत दी, लेकिन वो नहीं आया है। और हम अपेक्षा रखते थे कि ये भी आ जाएगा, कि सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं, बाकी सब है। जर्नलिस्ट को भी मिलना चाहिए। आपको कल उठ के दूसरे शहर में जाए तो रेंटल हाउसिंग में रहेंगे, तो उनको भी हम्म। राहत होनी चाहिए। डेफिनेटली। और हमने देखा है टीडीएस के तहत रेंटल पे भी थोड़ी बहुत छूट दी गई है। क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा रेंटल हाउसिंग में? ना, वो टीडीएस का किया है कि 6 लाख हम्म। तक टीडीएस नहीं है, तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है। लेकिन वो टीडीएस है, लेकिन उसका इनकम माफ नहीं है 6 लाख से कम। हम्म। टीडीएस माना आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके इनकम में तो ऐड हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक सहूलत दी है कि इमीडिएटली आपको टैक्स पैसे आने पर इमीडिएटली भरने नहीं पड़ेंगे, लेकिन बाद में तो पैसे भी जब आप टैक्स की रिटर्न कर देंगे या एडवांस टैक्स भर रहे हैं तभी तो आपको भरना पड़ेगा। वही पूरा बजट हम देखें तो कहीं ना कहीं टूरिज्म के आगे पीछे घूमता दिखा है। और ऐसे में उन्होंने होम स्टे को प्रमोट किया है। अगर आप होम स्टे बनाना चाहते हो तो आपको मुद्रा लोन मिल सकती है। क्या ये फायदेमंद है? बहुत ही फायदेमंद है। टूरिज्म और हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सकती है, काम मिल सकता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, 260 इंडस्ट्रीज की मल्टीप्लायर इफेक्ट आती है, जो भी मटेरियल इसमें जाते हैं, और सर्विस इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी होती है, और सब कुछ होता है। तो इसलिए टूरिज्म में और होम स्टेज में, जैसे आपने बात की, ये दोनों में इतना फायदेमंद है। बहुत इंडस्ट्री के लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए भी, और ओवरऑल सरकार के एम्प्लॉयमेंट टारगेट मिलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा हुआ है। डेफिनेटली। वही हमने देखा अर्बन चैलेंज फंड के तहत आपने देखिए सिटी को रीडेवलपमेंट करने की बात कही गई है। इससे कौन सी सिटीज आपको लग रहा है कि एक्सप्लोर होंगी या कितना फायदेमंद होगा सिटी को रीडेवलपमेंट करना? सब सिटीज को फायदेमंद होगा, क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत शहरों में रास्ते अच्छे नहीं है, पानी अच्छा नहीं हो रहा है, और रास्ते हैं, फुटपाथ्स नहीं है, और बाकी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस जितने भी हैं, उसके आंकड़े बहुत ही कम है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो ईज ऑफ लिविंग बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, और इन्वायरमेंट इंप्रूव हो जाए। ये सस्टेनेबिलिटी जो एनवायरमेंट की है, वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो ओवरऑल हम देखें तो डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के लिए थोड़ी बहुत घोषणाएं हमें दिख रही हैं। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, ओवरऑल तो डेवलपमेंट रियल एस्टेट के 12 से 15% होने वाली है, वो तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम जो क्षेत्र की बात करते हैं, वो अफोर्डेबल सेक्टर में चैलेंज्ड है। बाकी मिड सेक्टर और वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ निशित जी, वो हम्म। है कि कॉस्ट जो मकानों के भाव बढ़ गए हैं, उसका 50% जो आज की तारीख में मुंबई में जो मैं आपको मकान बेचता हूँ, लोगों को मकान बेचता हूँ, उसमें 50% भाग टैक्सेस के हैं। बिल्कुल। 50% स्टैम्प हम्म। ड्यूटी हो, जीएसटी हो, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स हो, या डेवलपमेंट चार्ज हो, या एडिशनल एफएसआई की चार्जेस हो, वगैरह वगैरह, फायर एनओसी के चार्जेस हो, ये सब आप टोटल करते हैं तो लगभग 50% ऑफ एवरी हाउस इन मुंबई विच इज सोल्ड इज हैज टैक्सेस एज 50%। तो इन्फ्लेशन किया है, वो नॉन अफोर्डेबिलिटी ये सेक्टर में किया है, वो एक्सेसिव टैक्सेस के कारण हुआ है। इसमें भी कोई समझौता सरकार को करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोविड के समय पर कुछ कम किया था, लेकिन फिर वापस उन्होंने लागू कर दिया, वो गलत है। हमें कुछ सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी देखें तो हमें अब जो सरकार आगे बढ़ती दिख रही है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही जाती दिख रही है। मतलब अगर कोई आम आदमी भी अगर घर लेना चाहे तो उसको टैक्स डिडक्शन नई टैक्स रिजिम में तो नहीं मिल सकता। तो ये कहीं नेगेटिव होगा? नहीं, वो तो है ना। इसलिए तो हम सरकार से जितने भी मांग की है, अल्टीमेटली लोगों के हित में भी है। तो ये हम समझते थे और भी कुछ राहत देंगे, लेकिन फिर भी आज मिडिल क्लास खुश है तो हम भी खुश हैं। होप फॉर द बेस्ट। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई में एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है कि हम रेंटल होम्स वहां पे बिल्ड करेंगे, 1 लाख घर बनाएंगे अफोर्डेबल सेगमेंट में। तो क्या इतनी जगह मुंबई में है? क्या कौन सी ऐसे लैंड पार्सल्स है जो अनलॉक होंगे और ऐसे घर बन पाएंगे? बहुत ही जगह है। झोपड़पट्टी का रीडेवलपमेंट करेंगे तो बहुत ही जगह खाली मिलेगा। सॉल्ट पैन लैंड है, वहां भी जगह है, और भी जगह हमारे पास है। अक्रॉस द हार्बर आप देखा जाए तो पनवेल में, नवी मुंबई में, आप अटल ब्रिज क्रॉस करेंगे तो 15 मिनट के अंदर काफी जमीनें खाली पड़ी है। सरकार के पास भी है, प्राइवेट जगह भी है, अलग अलग लोगों के पास, डेवलपर के पास है, प्राइवेट होल्डिंग्स भी है, सिडको के पास है। तो जमीन काफी है। अभी हमको फोकस करके घर बनाने हैं बस। तो अपेक्षा करते हैं जल्दी से घर लोगों को मिल पाए और वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाल के हमारे साथ इस शामिल रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।